हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्णों का वर्गीकरण और वर्णों का वर्गीकरण हो चुका कि वर्णमाला क्या है, कौन कौन से इसके वर्गीकरण है। उसके बाद हम आज बात करेंगे कि जो वर्णों के बाद एक इकाई आती है शब्द, कि शब्द जो निर्माण है, शब्द प्रक्रिया है, शब्द कैसे बनता है। तो शब्द कहते किसे हैं? शब्द क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह जो हमें क्या है, अर्थ प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, इसमें क्या है, अनेकों प्रकार के शब्द विद्यमान है। अब ये कहां से शब्द आए, कौन कौन से आए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? शब्द वर्गीकरण। तो शब्द वर्गीकरण जो हम करेंगे वो करेंगे चार आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है? उत्पत्ति के आधार पे, इतिहास के आधार पे या विकास के आधार पर, कि जो शब्द बनते हैं इनकी उत्पत्ति हुई कैसे, इनका इतिहास है क्या, या इनका जो विकास क्रम है वो क्या रहा है। तो सबसे पहली बात क्या होती है? इनकी उत्पत्ति के आधार पे, इतिहास के आधार पे या विकास के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है 5 प्रकार से। कितने? 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होंगे यहाँ लिख देता हूं। सबसे पहले शब्द होते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। उसके बाद है देशज शब्द, विदेशज शब्द, और अंतिम जो रहता है वो है संकर शब्द। ठीक है, कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, सर्वप्रथम कौन सा है? तत्सम शब्द। ये मेन जो बना है तत्सम शब्द, क्या बना है? तत् धन सम, ठीक है, अर्थात उसके समान, किसके? संस्कृत अर्थात मूल भाषा के समान, कि वह शब्द जो क्या है, मूल भाषा के समान हो। या कह सकते हैं कि तत्सम शब्द वह होते हैं जो क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं और जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। अर्थात क्या हुआ कि संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है ज्यों का त्यों, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। कौन से होते हैं तत्सम? जैसे आपके पास आ गया गृह शब्द, ठीक है, कि गृह कार्य करके आइए। तो जो गृह शब्द है ये क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। हमने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया, एज इट इज बता दिया, तो ये क्या हो गया आपके पास? तत्सम शब्द हो गया। अर्थात तत्सम शब्द कौन से होंगे? कि संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इन शब्दों की अगर हम यहाँ लिखने लग जाऊं तो इसमें समझाने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें केवल आपको क्या है, महत्वपूर्ण जो तत्सम तद्भव शब्द है, देश विदेश है, वो क्या होंगे, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा और वो लिंक में भेज दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद है तत्सम के बाद कौन सा है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? तत् धन भव, इसका उत्पत्ति क्या है? तत् धन भव, इसका वर्गीकरण है। तत् मतलब उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत भाषा से बने निर्मित शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाएंगे। अर्थात जो हमारी हिंदी भाषा वो कहां से निकली है? संस्कृत से निकली है। तो जाहिर सी बात है अधिकतर शब्द किसके होंगे? संस्कृत भाषा के ही होंगे। तो तद्भव शब्द कौन से होंगे? संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनको हमने क्या है, अपनी सुविधा अनुसार उनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उनका प्रयोग हिंदी में करना शुरू कर दिया। जैसे हमने गृह की बात की थी, तो गृह क्या है? तत्सम शब्द है। अब आप कहेंगे कि तद्भव क्या होगा? तो गृह को हमने क्या बोल दिया? घर शब्द बोल दिया। आप गृह वर्तमान में नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं? घर शब्द प्रयोग करते हैं। तो गृह का क्या हो गया? घर हो गया। आम्र शब्द है, आम्र का आम बन गया, ठीक है। इस तरह के जो शब्द है, घृत का क्या बन गया? घी बन गया। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे और उनको थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हमने हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो क्या कहलाएंगे? आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरे कौन से हैं? देशज शब्द। तीसरे आपके देशज शब्द होते हैं। देशज क्या होता है? अर्थात जो ये बने हैं, ये क्या बना है? देश धन जब, कि ऐसे शब्द जो क्या है, देश में ही जन्मे। इनसे प्रश्न आया हुआ है। देशज शब्द क्या आता है कि उन शब्दों को क्या कहते हैं जिनकी मूल उत्पत्ति का ज्ञान ना होता।
अर्थात देशज शब्द क्या होता है, हमारी भारत की जो क्षेत्रीय बोलियां, हमारे भारत में ही इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है, क्षेत्रीय बोलियों से निकले हुए शब्द हैं या किसी ध्वनि से निर्मित शब्द होते हैं। जैसे कोई आवाज आई धड़ाम, ठीक है, धड़ाम आवाज है, उससे ही हमने शब्द बना दिया धड़ाम, तो ये क्या है, देशज शब्द है। अब किस बोली से निकला नहीं पता, ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता वो क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। और ये हमारी क्षेत्रीय बोलियों से, भारत की ही क्षेत्रीय बोलियों से निर्मित होते हैं, इसलिए देशज कहलाते हैं। कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, धड़ाम है, लोटा है, पेट है, इस तरह, ठीक है, बाप है, बेटा है, इस तरह के जो शब्द है वो क्या होंगे, आपके देशज शब्द कहलाते हैं। उसके बाद कौन से हैं, विदेशज शब्द। अब विदेशज क्या होंगे, विदेश धन ज, विदेश धन ज, कि ऐसे शब्द जिनका जन्म क्या हो, विदेश में हुआ। अब विदेश में जन्म हो गया और इनका प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, भारत में कैसे कर रहे हैं। अब विदेश अर्थात अब जब विदेश अपराध, विदेश लोग, विदेशी लोग क्या है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद क्या है, भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। अब उन लोगों के द्वारा शासन किया गया तो हमारी संस्कृति भी प्रभावित हुई। अब धीरे धीरे उन लोगों के जो शब्द है वो हिंदी में घुलते मिलते गए। तो ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हिंदी में करते हैं। अदालत है, ठीक है, अदालत शब्द है, वकील शब्द है, इस तरह के शब्द ये सारे कैसे आपके विदेशी भाषाओं के शब्द है, विदेशों से लिए हुए शब्द हैं और इनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके विदेशज शब्द कहलाएंगे। अंतिम जो है वो कौन सा है, संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होंगे, कि ऐसे शब्द जो क्या है, दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से निर्मित होते हैं। कैसे, कि जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से निर्मित होते हैं। जैसे रेलधन गाड़ी, रेलधन गाड़ी, ये क्या बन गया, रेलगाड़ी, ठीक है। छाया धनदार, क्या बन गया, छायादार, ठीक है। अर्थात ऐसे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अब जैसे रेल है, ये विदेशी भाषा है, गाड़ी क्या है, देशज शब्द है, छाया क्या है, संस्कृत शब्द है, दार क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। तो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके तत्संदर्भ और देशज विदेशज हैं, इन शब्दों की क्या है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण कौन सा है, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण ये होगा तीन आधार पर। कौन कौन से होंगे आपके, इसमें होंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से होंगे, पहला लिख लो, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब ये कौन कौन से होते हैं और किससे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, कौन से यौगिक होंगे और कौन से योग रूढ़ होंगे, ठीक है। पहला है रूढ़ शब्द, कि रूढ़ कौन से शब्द होंगे, ऐसे शब्द जो क्या है, मूल रूप से निर्मित होते हैं या मूल शब्द इन्हें क्या है, रूढ़ शब्दों को क्या कहते हैं, मूल शब्द भी कहते हैं। अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से निर्मित नहीं होते, वो कौन से होंगे, आपके रूढ़ शब्द होते हैं। अब रूढ़ शब्द कहते हैं जिन शब्दों का खंडन करने पर, ध्यान देना कि रूढ़ शब्द क्या होंगे, जिन शब्दों का खंडन करने पर, अलग अलग करने पर अर्थ नहीं रहता। ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर, जिनका खंडन करने पर, अलग अलग करने पर अर्थ नहीं रहता, वो शब्द क्या होंगे, रूढ़ होंगे। जैसे उदाहरण के लिए देता हूं, शब्द है, मैंने कहा नाक शब्द है, आप इसको तोड़ोगे तो इसका अर्थ नहीं रहेगा, ना और क अलग है। चावल शब्द है, अब चावल को तोड़ोगे आप तो इसका कोई अर्थ नहीं रहना, चावधन बल, चावधन लव नहीं बनने वाला। अर्थात ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर अर्थ ना रहता हो वो क्या है, रूढ़ शब्द है। या कहेंगे आप कि मूल शब्द को ही हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द और योग शब्द, इन दोनों की खास क्या है कि इन शब्दों का निर्माण क्या होता है, उपसर्ग
प्रत्यय या फिर समास के तहत किया जाता है, या फिर संधि भी कई बार आ जाता है ना, कि जो ये वाले शब्द हैं कौन से, यौगिक और यौगिक, इन शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उपसर्गों के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा, या फिर समास के द्वारा या संधि के द्वारा इन शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं कि यौगिक कौन से होंगे और यौगिक कौन से होंगे। यौगिक शब्द कौन से होंगे, ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर अर्थ निकलता है। रूढ़ क्या थे, जिनका खंडन करने पर, अलग करने पर उनका अर्थ नहीं रहता, वो क्या थे आपके रूढ़। लेकिन यौगिक क्या होंगे, जिनका खंडन करने पर अर्थ रहता है। खंडन करने पर योग रूप का भी अर्थ रहेगा और यौगिक का भी अर्थ रहता है। लेकिन इनमें मूल अंतर क्या है, जो यौगिक शब्द हैं इनका खंडन करने पर वही अर्थ रहता है जो जोड़ा हुआ होता है। अब जैसे एक शब्द है पाठशाला। अब पाठशाला किसे कहते हैं, जहां पढ़ने का स्थान होता है, पढ़ने के लिए हम जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पाठशाला कहते हैं। जब आप पाठशाला शब्द कहेंगे तो भी वही अर्थ का बोध कर रहा है। अगर आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे कि पाठ के लिए शाला, या पाठ के लिए, पढ़ने के लिए स्थान या शाला, ठीक है, तो इसका फिर भी वही अर्थ रह रहा है। अर्थात यौगिक शब्द कौन से होंगे, ऐसे शब्द जिनको खंडित करने पर या जिनका खंडन करने पर वही अर्थ रहता है जो इनका यौगिक रूप में रहता है, ठीक है। जैसे सामाजिक, समाज धन इक प्रत्यय में जुड़ा हुआ है, सामाजिक है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनको क्या है, खंडन करने पर या जिनका खंडन करने पर वही अर्थ रहता है जो यौगिक रूप में रहता है। तीसरा कौन सा है आपका, योगरूढ़ शब्द। अब योगरूढ़ शब्द कौन से होंगे, योगरूढ़ शब्द वह होते हैं जिनका खंडन करने पर अलग अर्थ रहता है और यौगिक रहने पर अलग अर्थ रहता है। जैसे अब देखिए एक शब्द है, जिसे मैं नाम लेता हूं पंकज, पंकज। अब इसको अगर आप अलग करेंगे तो क्या करेंगे कि पंख में जन्मा हुआ, पंख में जन्मा हुआ। अगर इसका आप विग्रह करेंगे क्या बनेगा, पंख में जन्मा हुआ। पंख बोले तो कीचड़, कि कीचड़ में जन्मा हुआ। अब कीचड़ में जन्मी हुई कोई भी वस्तु हो सकती है। जब आपने खंडन किया तो क्या मिला कि पंख में मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ, अर्थात कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो क्या है, कोई कीचड़ में जन्मी हुई है। लेकिन जब आपने पंकज शब्द लिखा, इसको जोड़कर लिखा, तो इसका पंकज का अर्थ क्या निकल गया, कमल निकल गया, ठीक है। पंकज जो शब्द है किसके लिए प्रयोग करते हैं, कमल के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो पंकज शब्द है वो क्या हो गया आपका, योगरूढ़ शब्द हो गया। अर्थात ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर अलग अर्थ रहता है और जोड़ने पर अलग अर्थ रहता है। या आप कह सकते हैं कि योगरूढ़ शब्द वह होते हैं जो क्या है, विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। या सामान्य भाषा में बात करूं तो जो बहुव्रीहि समास है, जो क्या है, बहुव्रीहि समास है, उसके समस्त उदाहरण क्या आएंगे आपके, योगरूढ़ शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कौन से, जो बहुव्रीहि समास है अर्थात जो विशेष अर्थ प्रदान करता है, ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, योगरूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे चारपाई शब्द है, चारपाई। अब चारपाई क्या है, अब चारपाई अगर आप शब्द बोलते हैं तो क्या है, एक शब्द आता है हमारे पास, एक छवि बन जाती है किसकी, जो घर में प्रयोग की जाती है, खाट, ठीक है। तो वो क्या है, चारपाई हम प्रयोग करते हैं, जिसके आप सोने या बैठने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो चार है पांव जिसके, चार है पांव जिसके। अब चार पांव किसके होते हैं, टेबल है, कुर्सी है, मेज है, इन सब के क्या है, चार पांव है। चाहे आप गाय देख लो तो चार पांव वाले तो कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन हमने क्या कहा, चारपाई जैसे शब्द का, तो एकदम तस्वीर बदल गई कि चारपाई शब्द क्या है, एक खाट के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर आप इसका विग्रह करेंगे, अगर खंडन करेंगे तो इसके अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो योगरूढ़ शब्द कौन से हो गए, जिनका खंडन करने पर अलग अर्थ निकले और यौगिक करने पर अलग अर्थ निकलता है। और यौगिक शब्द क्या थे, जिनका खंडन करने पर भी वही अर्थ रहता है जो कि यौगिक रूप में रहता है, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, ये बार बार प्रश्न आया ही है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद होते हैं चार, इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण होगा चार प्रकार से। कौन कौन से होंगे, सबसे पहला एकार्थी,
ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी कहते हैं। दूसरा अनेकार्थी। अनेकार्थी ऐसे शब्द जो क्या है? अनेक अर्थों के साथ निकलते हैं, अर्थात एक ही शब्द, जैसे क्या है? कर शब्द है। अब कर शब्द के क्या है? अनेक अर्थ निकलते हैं। कर हाथ भी है, टैक्स भी है, सूंड भी है, हाथी भी। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी। दूसरा कौन सा है? एक और समानार्थी, कि ऐसे शब्द जो क्या है? समान अर्थ देते हैं। जैसे आप पर्यायवाची शब्द बोलते हैं तो ये क्या है? आपके समानार्थी होते हैं। और ये आपका विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द, या आप कहते हैं विपरीतार्थी शब्द। अर्थात एकार्थी क्या हो गए? जिनका केवल एक अर्थ है। अब आपने बुद्धिया में जैसे भी लिखा था चावल, अब चावल का एक ही अर्थ निकल रहा है, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता है। अनेकार्थी जो क्या है? एक से अधिक अर्थ साथ साथ रखते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपका समानार्थी। समानार्थी कौन से हो गए? जो आपके समान अर्थ को लिए हुए, कि अनेक शब्द हैं लेकिन अर्थ क्या दे रहे हैं? समान दे रहे हैं। और चौथा कौन सा है? विलोम शब्द, जो अपने विपरीत शब्दों के साथ रहते हैं। चलिए, और इसकी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद है अंतिम, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूप या प्रयोग मतलब जब आप किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तब क्या है? उसके रूप में, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर। कोई भी शब्द आपने प्रयोग किया तो उसको क्या है? आप परिवर्तित करेंगे। अगर आपकी क्रिया क्या है? पुल्लिंग है, अगर आपका कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया क्या लगेगी? पुल्लिंग लगती है। अर्थात जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। इस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला है आपका विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? विकार शब्द का अर्थ क्या होता है? विकार का शब्द होता है, अर्थ का होता है, इसका अर्थ क्या है? परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन आता हो उन्हें क्या कहेंगे? विकारी। कि उन शब्दों को विकारी कहते हैं जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। और अविकारी कि जिन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ना आता हो या जिनके रूप में परिवर्तन ना आता हो। तो विकारी शब्द के आगे उपभेद कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। ठीक है, विकार के भेद कितने हुए? चार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इस पर भी आके आपको अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल अभी वर्गीकरण कर लेते हैं। सबसे पहला संज्ञा, फिर सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी में कौन से आएंगे? इसके भी चार भेद हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और जो अंतिम है वो है विस्मय, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब ये तो पता है संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। इनका बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम तेज चलता है, चलना क्रिया है और तेज क्या हो गया, उसका क्रिया विशेषण होता है, क्रिया की विशेषता होता है। दूसरा कौन सा है? संबंध बोधक, जो संबंध बताता है संज्ञा सर्वनाम का अन्य पदों के साथ। जैसे किताब मेज के ऊपर रखी गई है, तो के ऊपर क्या है, इसमें संबंध बोधक होता है। बाकी इस पर आपको वीडियो दोबारा से बनाई जाएगी। तीसरा कौन सा है? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या होता है? जो क्या करते हैं, दो उपवाक्यों को, पदबंधों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। कि जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, तो जो ये की पद है ये क्या बता रहा है? समुच्चय बोधक, आपस में जोड़ रहा है उपवाक्यों के द्वारा। या उपवाक्य वाक्य आपस में जोड़ रहे हैं। राम और श्याम बाजार गए, तो और इसमें क्या है? समुच्चय बोधक। अंतिम क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं? जिसमें क्या है, वक्ता के हम क्या है, भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। की जैसे हो गया कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या है आपका? विस्मयादि बोधक। ठीक है, कि वाह कितना सुंदर दृश्य। तो इस तरह की क्या है, ये वाले जो आपका पद है ये क्या कहलाएगा? विस्मयादि बोधक कहलाएगा।
तो ये रहा हमारा शब्दों का वर्गीकरण, जो कि हमने क्या किया था, 4 प्रकार से किया था। पहला उत्पत्ति के आधार पर, विकास या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, अंतिम था रूप या प्रयोग के आधार पर। यहाँ एक और शब्द प्रयोग किया जाता है रचना की जगह, जो आता है व्युत्पत्ति। कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तब भी आपका 3 ही होगा, रूढ़, यौगिक और यौगिक। रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ये रहा शब्दों का वर्गीकरण। तब तक के लिए बने रहिए और अगली वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।